ज्यादातर लोग मार्कस ऑरेलियस को पूरी तरह गलत समझते हैं। उन्हें लगता है कि वो शांति, संतुलन और जीवन को बस चुपचाप स्वीकार करने की शिक्षा दे रहे थे। लोग स्टोइसिज्म को ऐसी फिलॉसफी समझते हैं जो सिर्फ सहने के लिए बनी है, लेकिन ये समझ खतरनाक रूप से अधूरी है। मार्कस ऑरेलियस सिर्फ एक दार्शनिक नहीं थे, वो रोम के सम्राट थे, उस समय दुनिया के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति। उनके आदेश पर सेनाएं चलती थीं, वो लाखों लोगों पर शासन करते थे। उनके फैसले पूरे साम्राज्य की किस्मत तय करते थे। और फिर भी जब इतिहासकारों को उनकी निजी डायरी मिली तो उसमें एक अजीब बात सामने आई। दुनिया का सबसे शक्तिशाली शासक अपने आप को बार बार सिर्फ एक चीज की याद दिला रहा था। राजनीति की नहीं, युद्ध रणनीति की नहीं, शक्ति की नहीं, बल्कि मन की। क्योंकि ऑरेलियस एक ऐसी बात समझते थे जो ज्यादातर लोग कभी नहीं समझ पाते। तुम्हारी जिंदगी इससे नियंत्रित नहीं होती कि तुम्हारे साथ क्या होता है। तुम्हारी जिंदगी इससे नियंत्रित होती है कि तुम्हारा मन घटनाओं को कैसे समझता है। दो लोग एक ही परिस्थिति का सामना कर सकते हैं, एक ही अपमान, एक ही नुकसान, एक ही बाधा, और उनमें से एक टूट जाता है जबकि दूसरा और मजबूत बन जाता है। अंतर परिस्थितियों में नहीं होता, अंतर होता है दृष्टिकोण में। मार्कस ऑरेलियस मानते थे कि सबसे बड़ी शक्ति दूसरों को नियंत्रित करना नहीं है, सबसे बड़ी शक्ति है इस बात को नियंत्रित करना कि तुम्हारा मन वास्तविकता को कैसे देखता है। क्योंकि जैसे ही दृष्टिकोण पर नियंत्रण हो जाता है, दर्द अपनी पकड़ खो देता है, डर अपना अधिकार खो देता है, और अराजकता तुम्हें विचलित करने की क्षमता खो देती है। इसीलिए ऑरेलियस अपने मन को उसी तरह प्रशिक्षित करते थे जैसे एक सैनिक युद्ध के लिए प्रशिक्षण लेता है। कभी कभी नहीं, लापरवाही से नहीं, बल्कि हर एक दिन। क्योंकि वो जीवन की एक कठोर सच्चाई जानते थे। अगर तुम अपने मन को नियंत्रित नहीं करोगे तो दुनिया तुम्हारे मन को नियंत्रित कर लेगी। डर के माध्यम से, इच्छाओं के माध्यम से, क्रोध के माध्यम से, चिंता के माध्यम से, और दूसरों की अनगिनत राय के माध्यम से। और जब तुम्हारा मन प्रतिक्रियात्मक बन जाता है, तब तुम बन जाते हो आसानी से नियंत्रित होने वाले, आसानी से डराए जाने वाले, आसानी से भटकाए जाने वाले। लेकिन मार्कस ऑरेलियस ने इस तरह जीने से इनकार कर दिया। इसके बजाय उन्होंने मानसिक रणनीतियों का एक ऐसा सेट बनाया जो उन्हें अराजकता के बीच भी शांत रखता था, दबाव के बीच भी स्थिर, और तब भी केंद्रित जब पूरे साम्राज्य का भविष्य उनके निर्णयों पर निर्भर था। ये कोई प्रेरणादायक विचार नहीं थे, ये थे मनोवैज्ञानिक हथियार। ऐसे उपकरण जो डर को खत्म करने के लिए बनाए गए थे, भावनात्मक कमजोरी को नष्ट करने के लिए, और पूर्ण मानसिक संप्रभुता बनाने के लिए। और आज हम उन 8 स्टोइक हथियारों को समझेंगे जिनका उपयोग मार्कस ऑरेलियस ने वास्तविकता पर महारत पाने के लिए किया। ये कोई अमूर्त दर्शन नहीं है, ये व्यावहारिक मानसिक रणनीतियां हैं जो पूरी तरह बदल सकती हैं कि तुम जीवन को कैसे अनुभव करते हो। क्योंकि जब तुम इन्हें समझ लेते हो तो तुम्हें एक शक्तिशाली सच्चाई का एहसास होता है। वास्तविकता तुम्हारे मन को नियंत्रित नहीं करती, तुम्हारा मन वास्तविकता को नियंत्रित करता है। और ये एहसास सब कुछ बदल देता है। मार्कस ऑरेलियस ने अपनी डायरी में एक बेहद क्रांतिकारी बात लिखी थी। एक ऐसा वाक्य जो बेहद सरल है, लेकिन इतना शक्तिशाली कि ज्यादातर लोग इसे पढ़ते हैं और इसका असली मतलब पूरी तरह चूक जाते हैं। उन्होंने लिखा था, ये चुन लो कि तुम्हें चोट नहीं पहुंची है और तुम्हें चोट महसूस भी नहीं होगी। पहली नजर में ये बात अवास्तविक लगती है, यहां तक कि भोली भी। क्योंकि लोग स्वाभाविक रूप से कुछ और मानते हैं। उन्हें लगता है कि दर्द घटनाओं से आता है, अपमान से, धोखे से, असफलता से, अस्वीकृति से, नुकसान से। लेकिन स्टोइसिज्म एक बिल्कुल अलग दावा करता है। वो कहता है कि घटना दर्द का स्रोत नहीं होती, घटना की व्याख्या दर्द का स्रोत होती है। कल्पना करो, दो लोगों की नौकरी एक ही दिन चली जाती है, एक ही कंपनी से, एक ही परिस्थिति में। पहला व्यक्ति टूट जाता है, उसे अपमान महसूस होता है, उसे अस्वीकृति महसूस होती है, वो अपनी ही कीमत पर सवाल उठाने लगता है, उसका मन एक ही कहानी दोहराने लगता है,
जिंदगी अन्यायपूर्ण है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, मेरे साथ ही क्यों? धीरे धीरे उसकी पहचान बदलने लगती है। वो खुद को सक्षम व्यक्ति के रूप में नहीं देखता, वो खुद को परिस्थितियों का शिकार समझने लगता है। और जैसे ही ये पहचान बनती है, उसकी शक्ति गायब हो जाती है। लेकिन दूसरा व्यक्ति अलग तरह से प्रतिक्रिया देता है। उसे भी वही झटका लगता है, वही अनिश्चितता, वही असहजता। लेकिन उसका मन एक अलग कहानी सुनाता है। ये जानकारी है, ये एक संकेत है, ये अपनी दिशा बदलने का अवसर है। घटना वही है, लेकिन उसकी व्याख्या अलग है। और क्योंकि व्याख्या अलग है, परिणाम भी पूरी तरह अलग हो जाता है। मार्कस ऑरेलियस मानव मन के बारे में एक कठोर सच्चाई समझते थे। पीड़ित होना कोई परिस्थिति नहीं है, ये एक पहचान है। और पहचान व्यवहार को आकार देती है। जैसे ही कोई व्यक्ति ये मान लेता है कि वो पीड़ित है, उसका दिमाग उस विश्वास को साबित करने के लिए सबूत इकट्ठा करना शुरू कर देता है। हर बाधा सबूत बन जाती है, हर आलोचना पुष्टि बन जाती है, हर कठिनाई अन्याय बन जाती है। धीरे धीरे पूरी दुनिया शत्रुतापूर्ण लगने लगती है, अन्यायपूर्ण, दबाने वाली। लेकिन यहां सबसे खतरनाक बात है, जिस क्षण तुम पीड़ित की पहचान अपना लेते हो, उसी क्षण तुम अपनी एजेंसी यानी अपनी शक्ति समर्पित कर देते हो। क्योंकि अगर सब कुछ तुम्हारे साथ हो रहा है, तो फिर तुम्हारे नियंत्रण में कुछ भी नहीं है। और अगर तुम्हारे नियंत्रण में कुछ भी नहीं है, तो फिर कार्रवाई का कोई अर्थ नहीं बचता। इसीलिए पीड़ित मानसिकता इतनी विनाशकारी होती है। ये जिम्मेदारी को हटा देती है, लेकिन साथ ही शक्ति भी छीन लेती है। मार्कस ऑरेलियस ने इस पहचान को पूरी तरह अस्वीकार कर दिया। हालांकि उनकी जिंदगी उन समस्याओं से भरी थी जिनकी कल्पना भी ज्यादातर लोग नहीं कर सकते। उन्हें कई सीमाओं पर युद्धों का सामना करना पड़ा, राजनीतिक साजिशें, आर्थिक अस्थिरता और एक भयानक महामारी जिसने लाखों लोगों की जान ले ली। फिर भी अपनी निजी लिखावटों में उन्होंने कभी किस्मत की शिकायत नहीं की। उन्होंने कभी खुद को परिस्थितियों का शिकार नहीं बताया। इसके बजाय वो खुद को बार बार एक ही बात याद दिलाते थे, तुम्हारे पास हमेशा अपने मन पर शक्ति होती है। ओरेलियस के लिए हर परिस्थिति में दो अलग अलग तत्व होते थे। पहला, घटना स्वयं। दूसरा, उस घटना के बारे में निर्णय। घटना शायद नियंत्रित न हो, लेकिन निर्णय हमेशा नियंत्रित होता है। और वही निर्णय तय करता है कि दर्द बढ़ेगा या गायब हो जाएगा। इसीलिए स्टोइक सवाल कभी ये नहीं होता, ये मेरे साथ क्यों हुआ? क्योंकि ये सवाल असहायता मानकर चलता है। इसके बजाय स्टोइक मन एक कहीं अधिक शक्तिशाली सवाल पूछता है, मैं इससे क्या कर सकता हूं? ये बाधा मेरे धैर्य को कैसे प्रशिक्षित कर सकती है? ये कठिनाई मेरे निर्णय को कैसे तेज कर सकती है? ये असफलता मुझे नई दिशा कैसे दिखा सकती है? जिस क्षण ये सवाल बदलता है, पूरा मानसिक परिदृश्य बदल जाता है। तुम घटनाओं के शिकार होना बंद कर देते हो, तुम घटनाओं के व्याख्याकार बन जाते हो। और व्याख्याकार के पास ही असली शक्ति होती है। क्योंकि जब तुम व्याख्या को नियंत्रित करते हो, तो तुम अनुभव को नियंत्रित करते हो। और जब तुम अनुभव को नियंत्रित करते हो, तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें सच में पराजित नहीं कर सकती। मार्क्स ऑरेलियस एक ऐसी मानसिक तकनीक का अभ्यास करते थे जो लगभग क्रूर लगती है। न भावनात्मक, न रोमांटिक, बल्कि सर्जिकल तर्क से भरी हुई। जब भी कोई चीज उन्हें आकर्षित करती, जब भी कोई चीज बेहद शानदार दिखती, वो उसे मानसिक रूप से टुकड़ों में तोड़ देते थे। वो उसके भ्रम को हटा देते थे और उसे उसकी कच्ची जैविक वास्तविकता तक घटा देते थे। एक प्लेट शानदार भोजन, कोई महान कृति नहीं, बस मरे हुए जानवर का मांस जिसे पकाकर मसालों से सजाया गया है। महंगी वाइन, कोई सोफिस्टिकेशन नहीं, बस किण्वित अंगूर जो धीरे धीरे तरल रूप में सड़ रहे हैं। महंगे कपड़े, कोई पहचान नहीं, बस कुछ कपड़ा जो एक नाजुक शरीर को ढकने के लिए सिला गया है। यहां तक कि शारीरिक सुंदरता, वो चीज जो लाखों इंसानी फैसलों को नियंत्रित करती है, मार्क्स ऑरेलियस ने उस भ्रम को भी तोड़ दिया। त्वचा, मांसपेशियां, खून, हड्डियां, एक अस्थायी जैविक संरचना जिसे बूढ़ा होना है और धीरे धीरे नष्ट होना है। कोई ऐसा क्यों करेगा? कोई सम्राट जानबूझकर चीजों की सुंदरता क्यों हटाएगा?
क्योंकि ओरेलियस मानव मस्तिष्क की एक खतरनाक प्रक्रिया समझते थे। मानव मस्तिष्क चमक दमक के प्रति बेहद कमजोर होता है। ग्लैमर वास्तविकता नहीं है। ग्लैमर एक प्रस्तुति है। ये वो कहानी है जो साधारण चीजों के ऊपर चढ़ा दी जाती है। पूरी विज्ञापन दुनिया इसी पर चलती है। एक साधारण उत्पाद स्टेटस का प्रतीक बन जाता है। लग्जरी ब्रांड साधारण सामग्री को पहचान का प्रतीक बना देते हैं। सोशल मीडिया साधारण जीवन को पूर्णता के भ्रम में बदल देता है। मस्तिष्क ग्लैमर देखता है और नीचे छिपी वास्तविकता देखना बंद कर देता है। और जिस क्षण मस्तिष्क वास्तविकता देखना बंद कर देता है, नियंत्रण शुरू हो जाता है। क्योंकि इच्छा निर्णय से ज्यादा शक्तिशाली हो जाती है। लोग ऐसी चीजें खरीदते हैं जिनकी उन्हें जरूरत नहीं होती। ऐसी जीवन शैली का पीछा करते हैं जिसे वे वहन नहीं कर सकते। ऐसे लोगों से स्वीकृति चाहते हैं जो उनका सम्मान भी नहीं करते, सिर्फ इसलिए क्योंकि ग्लैमर ने उनकी धारणा को कब्जा कर लिया है। मार्क्स ओरेलियस ने ऐसा होने से इनकार कर दिया। जब भी कोई चीज उनका ध्यान नियंत्रित करने लगती, वो उसके सजावटी आवरण को हटा देते। वो कहानी को अलग कर देते, जब तक कि सिर्फ उसकी मूल संरचना ही न रह जाए। और जब आप ऐसा करते हैं तो एक दिलचस्प चीज होती है। भ्रम टूट जाता है। मस्तिष्क मूल्य को बढ़ा चढ़ाकर देखना बंद कर देता है। इच्छा धीमी हो जाती है और निर्णय और स्पष्ट हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि स्टोइक आनंद से नफरत करते थे। ये गलतफहमी है। वे बस दिखावे के गुलाम बनने से इनकार करते थे। वे चाहते थे कि वे किसी चीज का आनंद ले सके, लेकिन उस पर निर्भर न हो। किसी चीज की सराहना कर सके, लेकिन उससे नियंत्रित न हो। क्योंकि जिस क्षण तुम्हारी खुशी बाहरी ग्लैमर पर निर्भर हो जाती है, तुम्हारी स्वतंत्रता खत्म हो जाती है। इसीलिए मार्क्स ओरेलियस इस मानसिक विश्लेषण का अभ्यास बार बार करते थे। उन्होंने अपने मन को प्रशिक्षित किया कि वो सतही भ्रमों के पार देख सके, प्रस्तुति के नीचे छिपी संरचना को देख सके। और जैसे ही तुम उस संरचना को देखना सीख जाते हो, एक शक्तिशाली परिवर्तन होता है। वस्तुएं अपनी मानसिक पकड़ खो देती हैं। स्टेटस के प्रतीक अपना डर खो देते हैं। आकर्षण अपना सम्मोहन खो देता है। क्योंकि जो व्यक्ति दिखावे से मोहित नहीं होता, उसे दिखावे से नियंत्रित भी नहीं किया जा सकता। और जिसे नियंत्रित नहीं किया जा सकता, वो पहले ही शक्ति की आधी दूरी तय कर चुका होता है। मार्कस ऑरेलियस एक अजीब सा मानसिक अभ्यास करते थे। यह आधुनिक अर्थों में ध्यान नहीं था। यह आराम करने का तरीका भी नहीं था। बल्कि ये दृष्टिकोण में इतना गहरा बदलाव था कि ये तुरंत ही चिंता को घोल सकता था। वो इसे कहते थे ऊपर से देखने का दृष्टिकोण, द व्यू फ्रॉम अबव। जब भी तनाव, गुस्सा या निराशा उनके मन पर हावी होने लगती, ऑरेलियस एक शक्तिशाली कल्पना करते। वो खुद को पृथ्वी से ऊपर उठते हुए देखते, और ऊपर, और ऊपर, शहर के ऊपर, साम्राज्य के ऊपर, पूरे ग्रह के ऊपर, जब तक कि वो अंतरिक्ष से पूरी दुनिया को नीचे देखते हुए महसूस न करें। उस ऊंचाई से एक अजीब चीज होने लगती है। शहर सिकुड़ने लगते हैं। विशाल इमारतें छोटे छोटे आकार बन जाती हैं। लोगों की भीड़ चलती हुई बिंदुओं जैसी दिखने लगती है। और मानव जीवन के सारे झगड़े, प्रतिस्पर्धाएं और सामाजिक टकराव अचानक बेहद छोटे लगने लगते हैं। जिन चीजों पर लोग अपना पूरा ध्यान लगा देते हैं, वे अचानक अपना वजन खो देती हैं। प्रतिष्ठा, स्टेटस, स्वीकृति, प्रतिस्पर्धा, सामाजिक जीवन का अंतहीन नाटक। जब उन्हें कॉस्मिक दृष्टिकोण से देखा जाता है, तो वे लगभग बचकाने लगने लगते हैं। क्योंकि जो चीजें जमीन से बहुत बड़ी लगती हैं, ऊपर से देखने पर सूक्ष्म हो जाती हैं। इसके बाद मार्कस ऑरेलियस इस अभ्यास को और आगे बढ़ाते। वो केवल अंतरिक्ष की कल्पना नहीं करते थे, वो समय की भी कल्पना करते थे। पीढ़ियां जन्म लेती हुईं और फिर गायब हो जाती हुईं, साम्राज्य फैलते हुए और फिर ढहते हुए, शहर बनते हुए और बाद में खंडहर बन जाते हुए। लोग किसी बात पर बेहद जोश से बहस करते हुए जिसे इतिहास पूरी तरह भूल जाएगा। और जब तुम जीवन को इस पैमाने से देखते हो, तो मन के भीतर कुछ बदल जाता है। तुम्हारी व्यक्तिगत समस्याएं छोटी लगने लगती हैं। तुम्हारे डर अपनी तीव्रता खो देते हैं।
दूसरों के अपमान इतने महत्वपूर्ण नहीं लगते। यहां तक कि तुम्हारी अपनी चिंताएं भी अस्थायी लगने लगती हैं, क्योंकि अचानक तुम्हें एक गहरी सच्चाई का एहसास होता है। मानव चिंता का अधिकांश हिस्सा अहंकार के दृष्टिकोण से पैदा होता है। हम अपने जीवन पर बहुत ज्यादा जूम कर लेते हैं, अपनी प्रतिष्ठा पर, अपनी समस्याओं पर, सामाजिक व्यवस्था में अपनी जगह पर। और जब मन बहुत ज्यादा जूम इन कर देता है, तो सब कुछ नाटकीय लगने लगता है, सब कुछ तुरंत जरूरी लगने लगता है, सब कुछ भारी लगने लगता है। द व्यू फ्रॉम अबव इसका बिल्कुल उल्टा करता है। ये जूम आउट करता है, बहुत दूर तक, जब तक कि तुम अपनी जिंदगी को उसी तरह देखना शुरू न कर दो जैसे ब्रह्मांड उसे देखता है। एक छोटा सा क्षण, एक छोटी सी कहानी, एक बहुत बड़ी वास्तविकता के भीतर। और जैसे ही मन उस पैमाने को देख लेता है, चिंता अपनी शक्ति खो देती है। क्योंकि जिन चीजों के बारे में हम चिंता करते हैं, उनमें से अधिकांश वास्तव में महत्वपूर्ण नहीं होती। वे केवल इसलिए महत्वपूर्ण लगती हैं क्योंकि हमारा दृष्टिकोण बहुत संकीर्ण होता है। इसीलिए मार्कस ऑरेलियस इस अभ्यास को बार बार करते थे, जीवन से भागने के लिए नहीं, बल्कि अपने दृष्टिकोण को फिर से संतुलित करने के लिए। जब तुम दुनिया को कॉस्मिक पैमाने से देखते हो, तो तुम्हारी प्राथमिकताएं साफ हो जाती हैं। छोटे छोटे झगड़े अपनी अहमियत खो देते हैं, तुच्छ राय अपना अधिकार खो देती हैं, और तुम्हारा मन शांत हो जाता है। इसलिए नहीं कि समस्याएं गायब हो गईं, बल्कि इसलिए कि तुमने उनका असली आकार देख लिया। और जब तुम इस तरह पीछे हटना सीख जाते हो, तो तुम्हें एक दुर्लभ शक्ति मिलती है, दृष्टिकोण की शक्ति। क्योंकि जो व्यक्ति अपने अहंकार से बाहर निकलकर देख सकता है, वो अब उसके अंदर कैद नहीं रहता। मार्कस ऑरेलियस मानते थे कि हर इंसान के अंदर एक बेहद शक्तिशाली चीज होती है, कुछ ऐसा जो दिखाई नहीं देता, कुछ ऐसा जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। मन के अंदर छिपा हुआ एक मानसिक किला। वो इसे कहते थे आंतरिक दुर्ग, द इनर सिटाडेल। सिटाडेल यानी किला, जो किसी शहर के बिल्कुल केंद्र में बनाया जाता है। उसका उद्देश्य बहुत सरल होता है। भले ही बाहरी दीवारें गिर जाएं, भले ही दुश्मन शहर की सड़कों तक पहुंच जाएं, फिर भी किला खड़ा रहता है। वो आखिरी जगह होती है जिसे जीता नहीं जा सकता। मार्कस ऑरेलियस मानते थे कि मानव मन भी ठीक इसी तरह काम करता है। हर व्यक्ति के भीतर एक ऐसी जगह होती है जहां निर्णय बनते हैं, जहां अर्थ तय होता है, जहां घटनाओं की व्याख्या होती है। और वो जगह अगर सही तरह से सुरक्षित रखी जाए, तो अछूती रहती है। बाहरी दुनिया के पास बहुत शक्ति होती है। वो तुम्हारी प्रतिष्ठा पर हमला कर सकती है, तुम्हारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकती है, तुम्हारा पैसा छीन सकती है, तुम्हारा स्टेटस खत्म कर सकती है। इतिहास ऐसे शक्तिशाली लोगों से भरा है जिन्होंने सब कुछ खो दिया। साम्राज्य ढह गए, नेताओं के साथ विश्वासघात हुआ, दौलत एक ही रात में गायब हो गई। मार्कस ऑरेलियस इस वास्तविकता को दूसरों से बेहतर जानते थे। एक सम्राट होने के नाते उन्हें लगातार युद्धों, राजनीतिक षड्यंत्रों, बीमारियों और अस्थिरता का सामना करना पड़ा। उन्होंने समझ लिया था कि बाहरी दुनिया अनिश्चित और अनियंत्रित है, लेकिन एक चीज थी जिसे वो अछूता रखना चाहते थे, तुम्हारा आंतरिक निर्णय। आंतरिक दुर्ग के भीतर कोई अपमान अधिकार नहीं रखता। आंतरिक दुर्ग के भीतर डर शासन नहीं कर सकता। आंतरिक दुर्ग के भीतर अराजकता तुम्हारे फैसलों को नियंत्रित नहीं कर सकती, क्योंकि इस दुर्ग की रक्षा एक सिद्धांत करता है। तुम तय करते हो कि घटनाओं की व्याख्या कैसे होगी। कोई तुम्हारा अपमान करता है, अपमान स्वयं बाहरी घटना है, लेकिन वो अपमान गुस्सा बनेगा, अपमान की भावना बनेगा, या फिर उदासीनता बनेगा, यह फैसला दुर्ग के भीतर होता है। कोई तुम्हारे काम की आलोचना करता है, आलोचना बाहरी है, लेकिन वो आलोचना प्रेरणा बनेगी, सीख बनेगी, या भावनात्मक पीड़ा बनेगी, ये निर्णय अंदर लिया जाता है। मार्कस ऑरेलियस खुद को बार बार एक सच्चाई याद दिलाते थे।
तुम्हारा मन वैसा ही बन जाता है जैसे विचारों को तुम बार बार पकड़ कर रखते हो। दूसरे शब्दों में, अगर तुम बाहरी घटनाओं को दुर्ग के अंदर घुसने देते हो, तो वे धीरे धीरे तुम्हारी पहचान को आकार देने लगती हैं। तुम्हारा मूड, तुम्हारे निर्णय, तुम्हारी स्थिरता। लेकिन अगर दुर्ग के द्वार सुरक्षित रहें, तो बाहरी दुनिया तुम पर अपनी मनोवैज्ञानिक पकड़ खो देती है। इसीलिए स्टोइक स्वतंत्रता को वैसे परिभाषित नहीं करते थे जैसे ज्यादातर लोग करते हैं। ज्यादातर लोग सोचते हैं स्वतंत्रता का मतलब है जीवन को नियंत्रित करना, परिस्थितियों को नियंत्रित करना, परिणामों को नियंत्रित करना। लेकिन स्टोइकों की सोच अलग थी। वे मानते थे कि स्वतंत्रता की असली परिभाषा है अपने मन पर संप्रभुता। हो सकता है तुम ये नियंत्रित न कर सको कि क्या होता है, लेकिन तुम हमेशा ये नियंत्रित कर सकते हो कि तुम्हारा मन उस पर कैसी प्रतिक्रिया देता है। और ये अंतर बहुत बड़ा है, क्योंकि जो व्यक्ति शांति के लिए बाहरी घटनाओं पर निर्भर है, वो हमेशा अस्थिर रहेगा। लेकिन जिसकी शांति अंदर से आती है, उसे आसानी से हिलाया नहीं जा सकता। मार्कस ऑरेलियस अपने मन को ऐसे प्रशिक्षित करते थे जैसे कोई सैनिक किले की रक्षा करता है। हर दिन वो खुद को याद दिलाते, गुस्से को अंदर मत आने दो, डर को हावी मत होने दो, दूसरों की राय को कानून मत बनने दो। दुर्ग की रक्षा करो, अपने निर्णय की रक्षा करो, अपनी स्पष्टता की रक्षा करो, अपनी स्थिरता की रक्षा करो। क्योंकि जो व्यक्ति बाहरी दुनिया पर नियंत्रण खो देता है, वो कुछ खो सकता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने ही मन पर नियंत्रण खो देता है, वो सब कुछ खो देता है। और जो व्यक्ति सच में अपने मन का स्वामी बन जाता है, उसे कोई जीत नहीं सकता, न अपमान से, न डर से, न अराजकता से। क्योंकि अंतिम अधिकार हमेशा आंतरिक दुर्ग के भीतर ही रहता है। ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा वास्तविकता से लड़ने में बिताते हैं। वे उस चीज का विरोध करते हैं जो पहले ही हो चुकी है। वे अतीत से बहस करते हैं। वे घटनाओं को अपने दिमाग में बार बार दोहराते हैं और वही एक वाक्य दोहराते रहते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये गलती, ये विश्वासघात, ये असफलता, ये नुकसान। मन लगातार कोशिश करता रहता है किसी ऐसी चीज को बदलने की जो पहले ही खत्म हो चुकी है। और यही प्रतिरोध भीतर भारी मानसिक घर्षण पैदा करता है। निराशा, गुस्सा, पछतावा, कड़वाहट। लेकिन स्टोइक वास्तविकता को बिल्कुल अलग तरीके से देखते थे। प्रतिरोध के साथ नहीं, बल्कि कट्टर स्वीकृति के साथ। उनके पास इसके लिए एक वाक्य था, अमोर फाती, यानी भाग्य से प्रेम। भाग्य को सहना नहीं, भाग्य को मजबूरी में स्वीकार करना नहीं, बल्कि प्रेम, जिसका मतलब कहीं ज्यादा गहरा है। इसका मतलब है घटनाओं को उसी रूप में अपनाना जैसे वे घटती हैं, बिना नाराजगी के, बिना शिकायत के, बिना भावनात्मक विद्रोह के। पहली नजर में यह कठिन लगता है, लेकिन मार्कस ऑरेलियस मानव मन के बारे में एक गहरी सच्चाई समझते थे। जब तुम वास्तविकता का विरोध करते हो, तो वास्तविकता नहीं बदलती, लेकिन तुम्हारा दुख और बढ़ जाता है। इसलिए भाग्य से लड़ने के बजाय स्टोइक मन उसके साथ खुद को संरेखित कर लेता है। कल्पना करो, दो लोग एक ही कठिनाई का सामना कर रहे हैं। पहला व्यक्ति महीनों तक पूछता रहता है, मेरे साथ ही क्यों हुआ? यह अन्याय है, मैं इसका हकदार नहीं था। उसकी सारी ऊर्जा प्रतिरोध में चली जाती है, और प्रतिरोध शक्ति को खत्म कर देता है। लेकिन स्टोइक मन एक अलग सवाल पूछता है, यह मुझे क्या बनने के लिए प्रशिक्षित कर रहा है? मैं यहां कौन सी क्षमता तेज कर सकता हूं? इस परिस्थिति के भीतर कौन सा सबक छिपा है? अचानक बाधा का अर्थ बदल जाता है। वो सजा नहीं रहती, वो अभ्यास बन जाती है। मार्कस ऑरेलियस अक्सर मन की तुलना आग से करते थे। अगर कोई चीज छोटी लौ में गिरती है, तो लौ बुझ सकती है। लेकिन अगर वही चीज एक शक्तिशाली आग में गिरती है, तो आग कमजोर नहीं होती, वो और तेज हो जाती है। वो चीज ईंधन बन जाती है। यही बिल्कुल वही तरीका है जिससे स्टोइक मन काम करता है। हर बाधा ईंधन बन जाती है, हर विश्वासघात जानकारी बन जाता है, हर कठिनाई अभ्यास बन जाती है। एक कठिन सहकर्मी धैर्य का प्रशिक्षण बन जाता है, एक असफलता विनम्रता का प्रशिक्षण बन जाती है, एक नुकसान
लचीलापन सीखने का प्रशिक्षण बन जाता है। कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता, हर चीज का उपयोग होता है। इसीलिए अमोर फाती इतना शक्तिशाली है, क्योंकि जिस क्षण तुम वास्तविकता से लड़ना बंद कर देते हो, तुम अपनी ऊर्जा वापस पा लेते हो। अतीत से लड़ने के बजाय तुम वर्तमान के साथ काम करना शुरू कर देते हो, और वर्तमान ही वो जगह है जहां सारी शक्ति मौजूद होती है। मार्कस ऑरेलियस खुद को बार बार एक बात याद दिलाते थे, रास्ते में आने वाली बाधा ही रास्ता बन जाती है। दूसरे शब्दों में, जो चीज तुम्हारी प्रगति को रोक रही है, वही चीज तुम्हें वो शक्ति दे सकती है जिसकी तुम्हें जरूरत है। लेकिन ये परिवर्तन तभी होता है जब मन कहना बंद कर देता है, ये होना ही नहीं चाहिए था, और कहना शुरू कर देता है, ये मेरे प्रशिक्षण का हिस्सा है। आग कभी शिकायत नहीं करती कि वो क्या जला रही है, वो उसे जलाती है, बदल देती है, उसे ईंधन बना लेती है। मार्कस ऑरेलियस मानते थे कि मानव मन को भी इसी तरह काम करना चाहिए। भाग्य जो भी तुम्हारे रास्ते में फेंके, उसे पकड़ो और उसे शक्ति में बदल दो, क्योंकि जो व्यक्ति अपने भाग्य से प्रेम करता है, उसे उसका भाग्य कभी पराजित नहीं कर सकता। मार्कस ऑरेलियस सिर्फ एक दार्शनिक नहीं थे, वो एक सम्राट थे। और इसका मतलब था कि उन्हें हर दिन एक बेहद जटिल चीज से निपटना पड़ता था, लोगों से। हजारों अधिकारी, जनरल, राजनीतिज्ञ, सलाहकार, नागरिक, और जब इतने सारे इंसान शामिल हों, तो टकराव लगभग तय होता है। वहां ईर्ष्यालु प्रतिद्वंद्वी थे, स्वार्थी नेता, बेईमान वार्ताकार, अविश्वासी सहयोगी। मार्क्स ऑरेलियस मानव व्यवहार के बारे में एक महत्वपूर्ण बात समझते थे। लोग अपने स्वभाव के अनुसार काम करते हैं, तुम्हारी उम्मीदों के अनुसार नहीं। कुछ लोग अज्ञान से भरे होते हैं, कुछ आवेगी होते हैं, कुछ अहंकारी होते हैं, कुछ असुरक्षित होते हैं, कुछ डर से संचालित होते हैं, कुछ लालच से। और जब ये गुण सामने आते हैं, तो ज्यादातर लोग भावनात्मक प्रतिक्रिया देते हैं। वे हैरान हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, आहत हो जाते हैं। वे कहते हैं, ये इंसान मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? लेकिन मार्क्स ऑरेलियस इस स्थिति को अलग तरीके से देखते थे। उनका मानना था, हैरानी अक्सर भोलेपन का संकेत होती है, क्योंकि मानव स्वभाव कुछ निश्चित पैटर्न पर चलता है, और अगर तुम उन पैटर्न को समझ लो, तो व्यवहार काफी हद तक अनुमानित हो जाता है। ये विचार एक स्टोइक अवधारणा से जुड़ा है, जिसे कहा जाता है सिंपथिया। सिंपथिया का अर्थ है जीवन और मानव व्यवहार की परस्पर जुड़ी हुई प्रकृति को समझना। हर व्यक्ति अपने अनुभवों के अनुसार काम करता है, अपने डर के अनुसार, अपनी इच्छाओं के अनुसार, अपनी सीमाओं के अनुसार। जब कोई झूठ बोलता है, तो अक्सर वह असुरक्षा दिखाता है। जब कोई हमला करता है, तो अक्सर उसके पीछे डर छिपा होता है। जब कोई अफवाह फैलाता है, तो वह कमजोरी और प्रतिस्पर्धा को दर्शाता है। स्टोइक रणनीतिकार इन कार्यों को व्यक्तिगत रूप से नहीं लेता, क्योंकि व्यक्तिगत बना देना निर्णय को धुंधला कर देता है। इसके बजाय वह उनका अध्ययन करता है। इस व्यक्ति को क्या प्रेरित कर रहा है? कौन सा डर उसके व्यवहार को आकार दे रहा है? कौन सी असुरक्षा उसके निर्णय को प्रभावित कर रही है? जब तुम व्यवहार को स्वभाव का प्रतिबिंब समझने लगते हो, तो उसे समझना आसान हो जाता है, और उसे संभालना भी। मार्क्स ऑरेलियस अक्सर अपने दिन की शुरुआत से पहले खुद को ये याद दिलाते थे। वो मानसिक रूप से कठिन लोगों के लिए तैयार हो जाते थे। वो खुद से कहते, आज मैं ऐसे लोगों से मिलूंगा जो अहंकारी होंगे, स्वार्थी होंगे, बेईमान होंगे और अधीर होंगे। न नाराजगी के साथ, बल्कि यथार्थवाद के साथ, क्योंकि इंसानों से पूर्णता की उम्मीद करना लगातार निराशा पैदा करता है। लेकिन मानव स्वभाव को समझना रणनीतिक स्पष्टता पैदा करता है। जब तुम समझ जाते हो कि लोग कैसे काम करते हैं, तो उनका व्यवहार तुम्हें भ्रमित करना बंद कर देता है। ईर्ष्या तुम्हें चौंकाती नहीं, हेर-फेर दिखाई देने लगता है। अहंकार से चलने वाले निर्णय पहले से समझ में आने लगते हैं, और जब व्यवहार अनुमानित हो जाता है, तो तुम्हारे पास एक फायदा आ जाता है, क्योंकि शक्ति सिर्फ खुद को नियंत्रित करने के बारे में नहीं है, शक्ति दूसरों को समझने के बारे में भी है। ये जानना कि कोई व्यक्ति डर से काम कर रहा है, ये पहचानना कि कोई अपने अहंकार की रक्षा कर रहा है, ये समझना
कि कोई स्थिति पर प्रभुत्व जमाने की कोशिश कर रहा है। स्टोइक रणनीतिकार ध्यान से देखता है, शांत रहकर अवलोकन करता है और भावनाओं के बजाय सचेत समझ के साथ प्रतिक्रिया देता है। मार्क्स ओरेलियस मानते थे कि मानव स्वभाव पर गुस्सा करना बेकार है। इंसान वैसा ही व्यवहार करेंगे जैसे वे हैं। तुम्हारा काम उसकी शिकायत करना नहीं है, तुम्हारा काम उसे समझना है। क्योंकि जिस क्षण तुम मानव स्वभाव को समझ लेते हो, तुम उससे भ्रमित होना बंद कर देते हो। और जिस क्षण भ्रम खत्म होता है, तुम शक्ति, प्रभाव और टकराव को संभालने में कहीं अधिक सक्षम हो जाते हो। मार्कस ऑरेलियस खुद को बार बार एक असहज सच्चाई याद दिलाते थे। एक ऐसी सच्चाई जिसके बारे में ज्यादातर लोग सोचना भी नहीं चाहते। एक दिन वो मर जाएंगे। कभी ना कभी नहीं, किसी बहुत दूर के भविष्य में नहीं, बल्कि शायद उससे कहीं जल्दी जितना वो सोचते हैं। और यही सच हर इंसान के लिए है। इस स्टोइक याद दिलाने का एक नाम है मेमेंटो मोरी। याद रखो कि तुम्हें मरना है। पहली बार सुनने पर यह विचार थोड़ा अंधेरा लगता है, यहां तक कि उदास भी। कोई जानबूझकर मृत्यु के बारे में क्यों सोचेगा? लेकिन स्टोइक इस विचार का उपयोग दुख पैदा करने के लिए नहीं करते थे। वे इसका उपयोग करते थे स्पष्टता पैदा करने के लिए। क्योंकि जब मृत्यु तुम्हारे मन में वास्तविक हो जाती है, तो जीवन अचानक बहुत अलग दिखाई देने लगता है। सोचो, लोग अपनी ऊर्जा का कितना हिस्सा ऐसी चीजों पर खर्च करते हैं जो वास्तव में मायने नहीं रखती। अजनबियों के साथ बहस, लगातार तुलना, दूसरे लोग क्या सोचेंगे इसका डर, ऐसे लोगों को प्रभावित करने की कोशिश जो तुम्हें मुश्किल से नोटिस करते हैं। सालों तक मन में नाराजगी पकड़े रखना, छोटी छोटी गलतियों पर अटक जाना। लेकिन एक पल के लिए कुछ शक्तिशाली कल्पना करो। कल्पना करो कि तुम्हें सच में यह समझ आ गया है कि यहां तुम्हारा समय सीमित है। सिर्फ सिद्धांत में नहीं, बल्कि गहराई से, भावनात्मक रूप से। अचानक इनमें से कई समस्याएं गायब हो जाती हैं। छोटे छोटे झगड़े बचकाने लगने लगते हैं। सामाजिक स्वीकृति महत्वहीन लगने लगती है। अनजान लोगों की राय अपना अधिकार खो देती है। मार्कस ऑरेलियस इसे बहुत स्पष्ट रूप से समझते थे। वो खुद को लगातार याद दिलाते थे, तुम अभी इसी क्षण जीवन छोड़ सकते हो। डर के रूप में नहीं, बल्कि जागरण के रूप में। क्योंकि मृत्यु की जागरूकता तत्कालता पैदा करती है, और तत्कालता प्राथमिकताएं तय कर देती है। जब तुम्हें पता होता है कि समय सीमित है, तो तुम उसे बेकार की लड़ाइयों में बर्बाद करना बंद कर देते हो। तुम महत्वपूर्ण कामों को टालना बंद कर देते हो। तुम सही समय का इंतजार करना छोड़ देते हो, क्योंकि सही समय शायद कभी आए ही नहीं। फिर सवाल बहुत सरल हो जाता है, अगर जीवन छोटा है, तो तुम्हारे ध्यान के योग्य क्या है? तुम्हारी मेहनत के योग्य क्या है? तुम्हारे समय के योग्य क्या है? मार्कस ऑरेलियस मानते थे कि मृत्यु को याद रखना मन को तेज बना देता है। ये ध्यान भटकाने वाली चीजों को हटा देता है। ये हिचकिचाहट को हटा देता है। ये उस भ्रम को तोड़ देता है कि हमारे पास असीमित समय है। और जब वो भ्रम टूट जाता है, तो कार्रवाई साफ दिखाई देने लगती है। तुम दिखावा करने के बजाय ईमानदारी से बोलते हो। तुम स्वीकृति के पीछे भागने के बजाय, अर्थपूर्ण काम का पीछा करते बजाय अपने विकास में समय लगाते हो। क्योंकि अचानक हर दिन की कीमत समझ आने लगती है। मेमेंटो मोरी मृत्यु से डरने के बारे में नहीं है, ये समय का सम्मान करने के बारे में है। क्योंकि समय वह एकमात्र संसाधन है जिसे तुम कभी वापस नहीं पा सकते। एक बार कोई क्षण गुजर गया, तो वो हमेशा के लिए चला गया। मार्कस ऑरेलियस इस बात को गहराई से समझते थे, और इसी जागरूकता ने उनके हर दिन जीने का तरीका बदल दिया। क्योंकि जब तुम्हें याद रहता है कि जीवन अस्थायी है, तो तुम ऐसे जीना बंद कर देते हो जैसे तुम्हारे पास हमेशा के लिए समय हो। स्टोइक दार्शनिक एक ऐसा मानसिक अभ्यास करते थे जो पहली नजर में थोड़ा अजीब लगता है। दरअसल आज के समय के ज्यादातर लोग शायद इसे पूरी तरह टालना चाहेंगे। सफलता की कल्पना करने के बजाय, परफेक्ट परिणामों के सपने देखने के बजाय, वे जानबूझकर गलत होने वाली चीजों की कल्पना करते थे। नुकसान, विश्वासघात, असफलता, टकराव, अराजकता।
वे कठिनाइयों का मानसिक अभ्यास करते थे उनके होने से पहले। इस अभ्यास को कहा जाता है प्रेमेडिटाटियो मालोरम, यानी बुराइयों का पूर्व चिंतन। पहली बार सुनने पर यह नकारात्मक लगता है। कोई जानबूझकर सबसे खराब परिस्थितियों के बारे में क्यों सोचेगा? क्या यह निराशावाद नहीं है? लेकिन मार्कस ऑरेलियस इसे इस तरह नहीं देखते थे। उनके लिए यह मानसिक प्रशिक्षण था, क्योंकि वो मानव मन के बारे में एक महत्वपूर्ण बात समझते थे। लोगों को सबसे ज्यादा अस्थिर करने वाली चीज कठिनाई नहीं होती, बल्कि अचानक होने वाला आश्चर्य होता है। जब मुश्किलें अचानक सामने आती हैं, तो मन घबरा जाता है, निर्णय भावनात्मक हो जाते हैं, फैसले प्रतिक्रियात्मक बन जाते हैं और अंदर अराजकता फैल जाती है। लेकिन जब मन पहले ही संभावित चुनौतियों की कल्पना कर चुका होता है, तो झटका खत्म हो जाता है। दिमाग स्थिति को पहचान लेता है। ये नहीं होना चाहिए था कहने के बजाय स्टोइक मन शांत होकर कहता है, मुझे पता था कि ऐसा कुछ हो सकता है। और ये पहचान सब कुछ बदल देती है। कल्पना करो, एक सेनापति युद्ध की तैयारी कर रहा है। एक बुद्धिमान सेनापति ये नहीं मानता कि सब कुछ बिल्कुल सही चलेगा। वो समस्याओं की संभावना पहले से सोचता है। आपूर्ति रुक सकती है, मौसम बदल सकता है, दुश्मन अचानक हमला कर सकता है। और क्योंकि वो इन संभावनाओं की पहले से कल्पना करता है, जब वे सामने आती हैं तो वो जड़ नहीं हो जाता, वो जल्दी अनुकूलन कर लेता है। मार्कस ऑरेलियस मानते थे कि मन को भी इसी तरह काम करना चाहिए। दिन शुरू करने से पहले वो खुद को याद दिलाते थे, आज मुझे आलोचना का सामना करना पड़ सकता है, आज कोई व्यक्ति अनुचित व्यवहार कर सकता है, आज योजनाएं टूट सकती हैं, आज मुझे कठिनाई मिल सकती है। डर के साथ नहीं, बल्कि तैयारी के साथ। ये तैयारी एक शक्तिशाली मानसिक प्रभाव पैदा करती है। जब अंततः कठिनाई सामने आती है, तो वो आपदा जैसी महसूस नहीं होती। वो ऐसी लगती है जिसे पहले से ध्यान में रखा गया था। मन शांत रहता है, भावनाएं निर्णय को नियंत्रित नहीं करती और स्थिरता बनी रहती है। प्रेमेडिटाटियो मालोरम तुम्हें निराशावादी नहीं बनाता, ये तुम्हें लचीला बनाता है। क्योंकि जो व्यक्ति परफेक्ट परिस्थितियों की उम्मीद करता है, वो कमजोर होता है। लेकिन जो व्यक्ति अपूर्णता के लिए मानसिक रूप से तैयार होता है, उसे अस्थिर करना मुश्किल होता है। जीवन हमेशा अनिश्चितता से भरा रहेगा। योजनाएं असफल होंगी, लोग तुम्हें निराश करेंगे, अचानक बाधाएं सामने आएंगी। स्टोइक इस सच्चाई से इनकार नहीं करता, वो इसके लिए तैयार रहता है। और जब मन अराजकता के लिए तैयार हो जाता है, तो अराजकता तुम्हें नियंत्रित करने की क्षमता खो देती है। क्योंकि जैसे ही कठिनाई सामने आती है, स्टोइक मन बस इतना कहता है, मैंने पहले ही इसकी उम्मीद की थी। और वो आगे बढ़ता रहता है, शांत रहकर। ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी दुनिया को नियंत्रित करने की कोशिश में बिताते हैं। वे परिणामों को नियंत्रित करना चाहते हैं, वे दूसरे लोगों को नियंत्रित करना चाहते हैं, वे परिस्थितियों को नियंत्रित करना चाहते, वे ये भी नियंत्रित करना चाहते हैं कि दूसरे लोग उन्हें कैसे देखें। लेकिन जितनी ज्यादा वे कोशिश करते हैं, उतनी ही ज्यादा निराशा बढ़ती जाती है। क्योंकि दुनिया अराजक है, लोग अनिश्चित हैं और घटनाएं कभी भी पूरी तरह हमारी योजनाओं के अनुसार नहीं चलती। और जितना ज्यादा तुम सब कुछ नियंत्रित करने की कोशिश करते हो, उतनी ही ज्यादा तुम्हारी शांति कमजोर हो जाती है। लेकिन मार्कस ऑरेलियस ने इससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली बात खोज ली। दुनिया को नियंत्रित करने की कोशिश करने के बजाय उन्होंने खुद को नियंत्रित करने पर ध्यान दिया। अपनी प्रतिक्रियाएं, अपनी व्याख्याएं, अपना निर्णय, अपना अनुशासन। ये बदलाव सब कुछ बदल देता है। क्योंकि जैसे ही मन स्थिर हो जाता है, बाहरी घटनाएं अपना अधिकार खो देती हैं। अपमान उकसाने की शक्ति खो देता है, असफलताएं आत्मविश्वास तोड़ने की शक्ति खो देती हैं, अराजकता घबराहट पैदा करने की क्षमता खो देती है। दुनिया भले ही अनिश्चित बनी रहे, लेकिन तुम्हारी आंतरिक स्थिति स्थिर हो जाती है। और यही स्थिरता एक दुर्लभ प्रकार की शक्ति पैदा करती है, ऐसी शक्ति जिसे ज्यादातर लोग कभी विकसित ही नहीं कर पाते। मनोवैज्ञानिक स्थिरता की शक्ति। हर सामाजिक माहौल में, हर कमरे में, हर टकराव में हमेशा एक व्यक्ति होता है जिसके पास असली बढ़त होती है। वो सबसे जोर से बोलने वाला व्यक्ति नहीं होता, वो सबसे अमीर व्यक्ति नहीं होता, वो सबसे आक्रामक व्यक्ति भी नहीं होता।
किसी भी कमरे में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति वही होता है जिसका मन हिलाया नहीं जा सकता, क्योंकि भावनात्मक स्थिरता अपने आप में एक प्रकार का अधिकार है। लोग उस पर भरोसा करते हैं, लोग उसका अनुसरण करते हैं, लोग उसकी उपस्थिति को महसूस करते हैं बिना शब्दों के भी। मार्कस ऑरेलियस ने अपनी पूरी जिंदगी इस आंतरिक स्थिरता को प्रशिक्षित करने में बिताई। तालियों के लिए नहीं, पहचान के लिए नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि वह एक मूलभूत सच्चाई समझते थे। अगर तुम्हारा मन बाहरी दुनिया का हो गया, तो तुम हमेशा प्रतिक्रियात्मक रहोगे, हमेशा विचलित, हमेशा असुरक्षित। लेकिन अगर तुम्हारा मन तुम्हारा अपना है, तो कोई अपमान तुम पर हावी नहीं हो सकता, कोई डर तुम्हें कैद नहीं कर सकता, कोई अराजकता तुम्हारी दिशा नियंत्रित नहीं कर सकती। यही है मार्कस ऑरेलियस का असली सबक। स्टोइसिज्म कमजोरी नहीं है, यह भावनाओं को दबाना नहीं है, और यह जीवन को चुपचाप सहने की सोच भी नहीं है। स्टोइसिज्म है रणनीतिक मानसिक महारत, स्पष्ट देखने की क्षमता, शांत रहने की क्षमता, भावनात्मक प्रतिक्रिया के बजाय सोच समझकर कार्य करने की क्षमता। और जब यह महारत हासिल हो जाती है, तो एक शक्तिशाली बदलाव होता है। तुम दुनिया पर प्रभुत्व जमाने की कोशिश करना छोड़ देते हो, क्योंकि तुम पहले ही कुछ कहीं अधिक महान हासिल कर चुके होते हो। मनोवैज्ञानिक संप्रभुता।